हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ आपके सामने और इसमें मैं सैम्पल पेपर का सेकंड पार्ट सॉल्व कराऊंगा। सीबीएसई बोर्ड ने जो सैम्पल पेपर पोस्ट किया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसका ये सेकंड पार्ट है। मैंने फर्स्ट पार्ट में सेक्शन ए कवर कर लिया है, तो अब इस पार्ट में मैं आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी कवर करूँगा। अराउंड 11 क्वेश्चंस हैं और ये 11 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बोर्ड जो है वो क्वेश्चन को देता कैसे है। सो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर मेथड मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं बोर्ड में। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसा है इसका। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब बहुत इजी है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी है। अगर ध्यान से करोगे आप तो आपको ये इजी लगेगा। देखिए, सबसे पहले तो एचसीएफ ऑफ 720 नंबर क्या है, 480। इरेज करता हूँ मैं, इस कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो 480 ये नंबर है। अब अगर इसका प्राइम फैक्टर करोगे आप, तो चूंकि इसने कहा है प्राइम फैक्टर मेथड से इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 2 जा 2 4 जा 2 0 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 0 जा 2 6 जा 12 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। तो ये मैंने फैक्टर निकाला है किसका, 480 का। तो 480 का अगर मैं फैक्टर यहाँ नीचे लिखता हूँ तो 480 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं, 3 टू 5 5 2 हैं, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आ गया प्राइम फैक्टर किसका, 480 का। अब अगर मैं सेम है 720 का निकाल लेता हूँ, तो 720 का प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, 360, 2 से काटेंगे तो 180, 290, 245, 315 जा 3 5 जा और 5 1 जा। तो अगर मैं यहाँ पे 720 का प्राइम फैक्टर लिखता हूँ तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब अगर मैं एस निकालूँ तो एस इज़ द नंबर विच इज़ कॉमन इन बोथ द फैक्टर्स। तो कौन कौन से नंबर कॉमन है, ये 2 ये 2, एक 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, 3 2 कॉमन है और एक और 2, ओवरऑल 4 2 कॉमन है। इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कॉमन है। एक 3 और 5, 3 और 5 भी क्या है, कॉमन है। तो एच कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 2 16, 16 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 225 प्लस 15 240, क्या आया 240। 15 6 जा 90, 9 15 जा 50 9 20। ओके, करेक्ट। ये आ गया एस। अब हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए, ये जितने नंबर यहाँ पे हमने लिख लिए हैं, जैसे ये सारे नंबर यहाँ मैंने लिख लिया है, ये लिख लिया है और 3 और 5 लिख लिया है, ये भी लिख लिया है और 3 और 5 लिख लिया है। जो बच गया उस, अगर हम एस में जो जो बचे हुए नंबर अगर उससे इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 2 बच गया और ये 3 बच गया, इन 2 और 3 मतलब 6 से इंटू कर दीजिए। तो एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, 240 इंटू 2 इंटू 3। जो बच गया उससे इंटू कर देंगे अगर एस में, तो एलसीएम मिल जाएगा। तो 24 2 6 12 टू 14, 1440 क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया है। तो इस तरह से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन इसी का और का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एचसीएफ निकालना है 85 और 238 का और उसको एक्सप्रेस करना है 85m माइनस 238 के फॉर्म में और उसका m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 85m और माइनस 238 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, 85 का पहले एस निकाल लेते हैं, 85 का फैक्टर निकाल देते हैं। 5 1 जा 5 7 जा 35 और 17 1 जा। तो 85 का फैक्टर क्या आया, 5 इंटू 17। सेम है, अगर मैं यहाँ पर 238 का अगर फैक्टर निकालूंगा, 238 का, सो 2 1 जा 2 1 जा 2 9 जा
और 17 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 17 1 जा 17। तो अब यहाँ पे 238 का फैक्टर कितना आया, 2 इंटू 7 इंटू 17। अगर मैं एस निकालूंगा तो एस क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, जो कि क्या कॉमन है, केवल 17 ऐसा है जो क्या है दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 17। और उसने कहा कि एस जो है वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में मतलब इसके इक्वल कर देंगे। तो एस को हम 85m माइनस 238 के इक्वल कर देंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा कि इसके फॉर्म में है तो उसके इसके इक्वल कर देंगे। तो 238 को इसके इक्वल कर देते हैं, तो 85m इज इक्वल्स टू 17 प्लस 238, ऐड करेंगे 15 5 2। सो m इज इक्वल्स टू, यहाँ 85 से इंटू इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 5 1 जा 5 7 जा 5 5 जा 5 1 जा 17 3 जा। तो m का वैल्यू कितना आ गया, m आ गया 3। अब देखिए और का क्वेश्चन है तो आप चाहे पहला पार्ट करो चाहे सेकंड पार्ट करो, इसमें से कोई भी एक भी पार्ट एक पार्ट कर सकते हो। ओके, मैंने दोनों आपको सॉल्व करा है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि दोनों क्वेश्चन कैसे लगने हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में आपको सीबीएसई ने दिए हैं पसंद करने के लिए, और ये 22nd क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। ओके, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। कितने डाइसेस रोल किए गए हैं, 2 डाइसेस, बियरिंग नंबर 4 6 7 9 11 12। अगर आप एक नॉर्मल डाइस का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। बट यहाँ पर इसने नंबर ही चेंज कर दिया है। उन डाइस पर क्या लिखा हुआ है, 4 6 7 9 11 और 12 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेंगे तो 6 नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं डाइस में, और यहाँ भी 6 ही दिया हुआ है। तो टोटल आउटकम तो हमारा जो नॉर्मल डाइस में होता है और इसमें टोटल आउटकम तो सेम ही होगा। कितने होंगे टोटल आउटकम, अगर 2 डाइसेस रोल कर रहे हैं तो 36 आउटकम्स होंगे। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। देखिए सबसे पहले तो मैं एक हिंट देता हूँ। जैसे देखिए नंबर्स क्या हैं, नंबर्स आर 4 6 7 9 11 12, ये क्या है, नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनका पेयर बनाएंगे ना, जैसे क्या होगा 4,6, पहला पेयर ये हो सकता है पहले डाइस पे 4 आ जाए और दूसरे पे 6 आ जाए। हो सकता है 4,7 आ सकता है, हो सकता है 4,9 आ सकता है, ऐसे ही 4,11 आ सकता है, ऐसे ही 4,12 आ सकता है। तो ये कितने आउटकम्स हो गए टोटल, और 4,4 भी तो आ सकता था, 4,4 आ जाएगा। तो ऐसे 6 आउटकम ये मैंने लिखे हैं। ऐसे ही हर एक नंबर का पेयर बनाकर हमको क्या मिलेगा, हर एक नंबर का 6,4 6,6 6,7 6,9 6,11 6,12। ऐसे अगर आप लिखने बैठोगे तब तो फिर हो गया, है ना, ऐसे अगर आप लिखने बैठोगे तो हो गया। हमको चाहिएगा क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज एन ऑड नंबर। देखिए अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या ऑड आएगा, 4 इंटू 4 कितना होता है 16, ये तो इवन है। 6 4 जा 24, ये भी इवन है। 4 7 जा 28, ये भी इवन है। 4 9 जा 36, ये भी क्या है, इवन है। 11 4 जा 44, ये भी इवन है। 12 4 जा 48, ये भी क्या है, इवन है। सब में इवन आ रहा है। अब इस तरह से अगर आप चेक करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एक काम करता हूँ, मैं आपको हिंट बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को। देखिए आपको पता होना चाहिए कि इवन इनटू इवन जो होता है वो क्या आपको रिजल्ट देता है, इवन देता है। और इवन इनटू ऑड करेंगे तो भी क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। बट अगर मैं ऑड का ऑड में इनटू करता हूं तब हमको क्या मिलेगा, ऑड आंसर मिलेगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 7 9 और 11 ये 3 नंबर क्या है, ऑड नंबर्स हैं। ओके, इसका मतलब है इन्हीं 3 की हेल्प से हमको क्या निकालना है, फेवरेबल आउटकम निकालना है। इनकी हेल्प से फेवरेबल आउटकम कैसे निकलेगा देखते हैं। तो मानता हूँ डाइस 1 इंटू डाइस 2 करेंगे, तो मान लेते हैं 7 आ रहा है इंटू 7, 7 इंटू 7 एक आउटकम, क्योंकि 7 7 जा 49। अगला 7 इंटू 9, ये सेकेंड आउटकम। 7 इंटू 11, ये थर्ड आउटकम। आप इंटू करके देख लो, आपको और नंबर ही मिलेगा।
अगला ये हो गया 9 इंटू 7, 9 इंटू 9, 9 इंटू 11। ओके, ये हो गया। अब हम 11 को पकड़ते हैं, 11 इंटू 7, 11 इंटू 9 और 11 इंटू 11। टोटल कितने आउटकम हो गए यहाँ पे? यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो आपको ये 9 आउटकम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपको आपके फेवर में मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? 9 आउटकम ऐसे हैं जो आपके फेवर में हैं। तो फेवरेबल आउटकम जो है वो क्या होगा? 9 होगा। और टोटल आउटकम जो है वो क्या है? वो तो 36 ही है, क्योंकि 6 टोटल नंबर्स हैं यहाँ पे, तो 6 नंबर से 36 आउटकम बन सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? 6 पावर n है। n की जगह पे यहाँ पे 2 रखेंगे क्योंकि 2 डाइसेस रोल किया गया है। तो ओवरऑल कितने आउटकम है टोटल? 36। सिंपल है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 9 है। और टोटल आउटकम कितने हैं? 36। तो 9 1 जा, 9 4 जा, आंसर क्या आया? 1/4 आया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम इसका और पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर्स हैव द हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट इज 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स। ओके, देखिए 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 100 से। एंड कहाँ से होता है? कहाँ पर होता है? 999 पर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर, तो 999 में से 99 क्या कर देंगे, क्योंकि 99 नंबर तो 1 डिजिट और 2 डिजिट क्या है, तो उसको माइनस कर दो। तो टोटल कितने नंबर आ जाएंगे? 900। तो यहाँ पे टोटल आउटकम कितना है आपका? टोटल आउटकम है 900। अगर 3 डिजिट नंबर की बात करेंगे तो वो होगा 900। सो टोटल आउटकम या टोटल 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं? 900 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं। अब इसने कंडीशन क्या दिया हुआ है? उसने कंडीशन में कहा है कि ये 3 प्लेसेस हैं, 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100 प्लेस। इनमें से 100 प्लेस और 1s प्लेस तो फिक्स है कि 100 प्लेस पे 8 होना चाहिए और 1s प्लेस पे 5 होना चाहिए। अब आपको 10s प्लेस को फिल करना है, तो आपको बताना है कि कितने नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट्स। अब देखो यहाँ पे इस 10s प्लेस पे क्या क्या हम फिल करते हैं। इस 10s प्लेस पे 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, इतने नंबर लिखते हैं ना। तो ओवरऑल यहाँ पे टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके? 1 2 काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आउटकम्स आपके फेवर में है। कैसे? नंबर क्या बन सकता है? 805, 815, 825, 835, 845। क्यों? क्योंकि 8 और 5 तो उसने फिक्स कर दिया ना। तो ओवरऑल आपके फेवरेबल आउटकम कितने हैं? टोटल 10 आउटकम आपके क्या है? फेवरेबल आउटकम है। सो फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे, कितने हैं टोटल? 10 है। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया? 1/90। इसका क्या है? आंसर है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको 90 क्रॉस करने के लिए रोकेंगे। ओके, 70% 80% बच्चे जो अच्छे होते हैं वो ले आते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं वो 90 क्रॉस करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो इजी चैप्टर से होते हैं लेकिन उनको टफ बना देता है सीबीएसई। ओके, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन sec स्क्वायर 45। ये क्वेश्चन इजी है, सीधा सीधा आपको वैल्यू पुट करना है। ओके, तो 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 30 होल अपॉन sec स्क्वायर 45 कैसे करेंगे? वैल्यू अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप पेपर से पहले इसको याद करेंगे। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? √3/2, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे tan 30 का वैल्यू 1/√3
और इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और होल अपॉन सेक स्क्वायर 45। सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3, होल अपॉन रूट 2 का स्क्वायर 2। इससे मैं इसको ये काट देता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अपॉन में सॉल्व करते हैं यहीं पे, 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 और होल अपॉन 2। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 3 से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे इंटू करते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या आएगा, 3 और 2 का 6 आएगा। तो 3 3 जा 9 माइनस 2 अपॉन 6, और अपॉन में क्या है 2, यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस 2 7, 7 अपॉन 6 अपॉन 2 जो है, अब ये 2 अपॉन जो था वो बीच में जाएगा, तो 7 अपॉन 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा 7 अपॉन 12। ये आ गया आपका आंसर। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अंडर रूट 41 फ्रॉम द पॉइंट 8 कॉमा माइनस 5। ओके, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। देखिए पहले तो 8 कॉमा माइनस 5 का डिस्टेंस बताना है किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से, और वो पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जो होता है उसके कोऑर्डिनेट में वाई क्या होता है, 0 होता है। तो x कॉमा 0 मान लेते हैं वो कोऑर्डिनेट, और इसका डिस्टेंस कितना दे दिया है, अंडर रूट 41। ओके, तो सबसे पहले तो लेट द पॉइंट, 1 मिनट, ओके, let the point on x axis, let the coordinate of the point, coordinate of the point on x axis is equals to x comma 0, given coordinate क्या दिया हुआ है 8 कॉमा माइनस 5, एंड डिस्टेंस, इसको पॉइंट मान लेता हूँ ए, इसको मान लेता हूँ बी। ओके, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अंडर रूट 41। अब यहाँ पे हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट, ओहो, ओके, अंडर रूट x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, और इक्वल में कितना है अंडर रूट 41 दिया हुआ है। ओके, ये है x1, ये है y1, और ये है x2, ये है y2। ओके, वैल्यू रखते हैं अंडर रूट x2 कितना है, x2 है x माइनस 8 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस 5 ना भाई, यहाँ पर क्या है -5 है ना, तो 0 माइनस 5 जब करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 प्लस वो भी, ओके, अंडर रूट 41। अब देखिए यहाँ पर एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, तो x माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 41। यहाँ देखिए स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगा मैं, a स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए, 2a भी हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल -1 इक्वल 41। इसको इरेज करता हूँ, ओके। ओके, सो एक लाइन सॉल्व करते हैं अभी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और 64 प्लस 25, ये पहले इसको इंटू करते हैं, 8 2 या 16 माइनस 16x, और 64 और 25 को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 9 और 8 89, और इस 41 को लेफ्ट में बुला लेता हूँ मैं, -41 हो जाएगा इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 16x और 89 माइनस 41, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 48। ओके, सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर
ऐड करने पर हमको क्या लाना है, ऐड करने पर 16 आना चाहिए और इंटू करने पर 48, तो 12 4 जा 12 4 48। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 4 और प्लस 48 इज इक्वल 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स 12x माइनस 4 इंटू एक्स 4x और प्लस 48 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12 हो गया और 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 12 हो गया इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 एक ब्रैकेट में, x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में। एक एक करके अगर 0 के इक्वल करेंगे तो पहला वैल्यू x का आ गया 12 और दूसरा वैल्यू x का आ जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेट्स आर क्या हो जाएगा, 12, 0 और 4, 0। ये दोनों आपके क्या हैं, पॉसिबल आंसर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगर ये वर्टिसेस दिए हुए हैं, मान लेते हैं एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -5, 6, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, 0 और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9, 8। हमको प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये किस ट्रायंगल के हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं, इसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। मतलब हमको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ए बी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, बी सी का निकालना पड़ेगा और ए सी का निकालना पड़ेगा। अगर इन तीनों में से कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये सारे वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, आपको किसके दिए होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस प्रूव हो जाएंगे। तो हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। सो ओके, कोऑर्डिनेट्स हम लिख देंगे, राइट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए -5, 6, बी 3, 0 एंड सी 9, 8। ये सारे कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। ओके, अब देखिए डिस्टेंस ए बी निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ए बी, फॉर्मूला वही अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ओके, जब हम ए बी का यूज़ कर रहे हैं तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होता y2। ओके, ठीक है, वैल्यू रखते हैं, फटाफट वैल्यू रखते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। x2 है 3 माइनस -5 तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ओके, y2 है 0, 0 माइनस 6 टू द होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 3 + 5 8 स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना होता है, 64 और ये है 36, ऐड करके कितना आ जाएगा, 100। तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया, 10 यूनिट। सेम एज हम डिस्टेंस क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी निकालते हैं। ओके, नाउ अगर मैं बी सी डिस्टेंस निकालूंगा तो अब की बार x1 y1 और x2 y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1 और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ओके, ठीक है, रखते हैं वैल्यू फटाक से, फॉर्मूला में बार बार नहीं नोट करूंगा। x2 माइनस x1 इट मीन्स 9 माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। 9 माइनस 3 हो जाएगा 6 स्क्वायर और 8 स्क्वायर, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, क्या आएगा, अंडर रूट 100। इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 10 यूनिट आ गया। बहुत अच्छी बात है। अब सिंपल क्या करना है हमको, यहाँ पे ए बी निकाले हमने, बी सी निकाल लिया और हम ए सी निकालेंगे। तो ए सी इज इक्वल्स टू, अब की मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अब की बार मान लेते हैं हम लोग इसको x1 y1। ओके, तो ठीक है, सॉल्व करते हैं हम लोग फटाफट। अंडर रूट x2 माइनस x1, 9 में से
भाई ये x2 है ना, 9 में से माइनस करना है -5 को, तो 9 माइनस -5 तो क्या हो जाएगा, +5 आ जाएगा। तो 9 + 5 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 6 का स्क्वायर, 9 + 5 14 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 14 स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 196 और 2 2 4, क्या आ जाएगा √200। अगर इसका अगर फैक्टर करोगे तो आपको मिल जाएगा 10√2 यूनिट। तो लिखेंगे क्या, सिंस AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 10 यूनिट, सो द गिवन vertices are of isosceles triangle। ये हमको क्या करना था, शो करना था, और ये हमने दिखा दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सो अब हम लोग सेक्शन सी स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सेक्शन सी के क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC DEF आर द मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड AB। देखो D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो CA का मिड पॉइंट है, और F जो है वो AB का मिड पॉइंट दिया हुआ है। हमको प्रूव क्या करना है कि FBD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल FBD, कहाँ है, FBD, ये ट्रायंगल जो है ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। इस ट्रायंगल के हमको सिमिलर प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, ये जो DEF है वो पूरे ट्रायंगल ABC के क्या है, सिमिलर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन में D, E and F are midpoint of BC CA and AB। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है ट्रायंगल FBD जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। और क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल DEF जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूविंग में देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि इन ट्रायंगल ABC F एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। तो आपको एक थ्योरम पता होगा मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग, द लाइन जॉइनिंग द टू साइड्स मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। इसका मतलब है अगर F और E AB और AC के मिड पॉइंट हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 का है ये, मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग FE जो है वो BC के क्या होगा, पैरेलल होगा, और FE जो है वो BC का हाफ होगा। ओके, तो यहां स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे EF is parallel to BC and EF is half of BC। अब देखिए आपको होता है कि D जो है वो मिड पॉइंट है, अगर D मिड पॉइंट है तो BC का हाफ कौन होगा, BD होगा नहीं होगा, BC के हाफ को हम BD लिख सकते हैं क्योंकि D जो है मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग EF जो है वो पैरेलल होगा BD के भी, है ना भाई। अगर ये इस पूरे लाइन के पैरेलल है तो EF जो है वो BD के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और EF जो है वो BC का हाफ है, और BC का हाफ मतलब BD, तो EF जो है वो BD के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, बाई BP नॉट BPT, यहाँ पे बाई मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम से क्या प्रूव हो गया कि BDEF इज अ पैरेललोग्राम।
देखिए अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, या देखिए बी डी ई एफ क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल दोनों प्रूव होते हैं तो वो एक पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमने इसको इसके पैरेलल भी प्रूव कर दिया और ई एफ को बी डी के इक्वल भी प्रूव कर दिया है। तो ई एफ पैरेलल टू बी डी, देखिए यहाँ पे ई एफ जो है वो बी डी के पैरेलल भी है और ई एफ जो है वो बी डी की क्या है, इक्वल भी है, इसलिए ये क्या फॉर्म कर रहा है, बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम प्रूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर ये पैरेललोग्राम है तो मुझे बताइए बी डी एफ डी जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, एफ डी एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके अकॉर्डिंग ये इधर वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है ना ये, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। सेम एज ये एंगल भी इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल के रूल से। ओके, सो ऑल्टरनेट एंगल के रूल से, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ट्रायंगल के क्वेश्चन हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे देखिए ये और ये अगर पैरेलल है तो सेम एज ये ई और डी भी तो मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये और ये भी क्या होगा, पैरेलल होगा, और ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस रूल से हम सेम एज यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। जो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल के रूल से, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे नेमिंग करते हैं, एंगल 1 इसको एंगल 2 मान लेते हैं। ओके, और ये एंगल 3, ये एंगल 4। देखिए ओके, ई एफ यहाँ पर लिखेंगे बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। देखो ये दोनों ट्रायंगल के दो एंगल क्या प्रूव हो गए हैं, इस ट्रायंगल का दो एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल प्रूव हो गए हैं। तो बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या प्रूव हो गया, बी डी एफ जो है, बी डी एफ जो है, या एफ बी डी नाम लिखा हुआ है, एफ बी डी लिख लीजिए एफ बी डी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के। ये पहला पार्ट हमने क्या कर दिया है, इसका प्रूव कर दिया है, पहला पार्ट प्रूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये दोनों ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि एंगल, ये जो एंगल होगा इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब अगर मैं इसको 5 मान लूँ और इसको एंगल 6 मान लूँ तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, सेम एज यहाँ पर देखिए, सेम एज एंगल 3, और अगर इसको एंगल मैं 7 मान लूँ तो ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा ना। तो अब देखिए ध्यान से क्या करिएगा, मैं बहुत इजी मेथड से बता दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, आप ध्यान समझ भी जाओगे। सिंस बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5, क्या है ये, अपोजिट एंगल, क्या है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। सेम एज जैसे मैंने बी डी ई एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ किया, सेम एज डी सी ई एफ भी क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और ये इक्वल भी तो होंगे। जैसे बी डी अगर आधा है बी सी का, तो ऐसे ही डी सी भी तो आधा है, इसका मतलब है एफ ई जो होगा वो डी सी के भी इक्वल होगा। तो मैं सेम एज यहाँ पे लिख दूंगा, सेम एज डी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम, सो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 7 के क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है ना, इस रूल से। अब देखिए हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया है, हमको प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो ए बी सी के क्या है, सिमिलर है। बहुत इजी तरीके से अब हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं कुछ लाइन इरेज करने आ रहा हूँ यहाँ पर। Okay, now in triangle DEF
ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे तो आपको पता है कि डी ई एफ का एंगल 5 जो है वो एंगल 6 के क्या है, इक्वल है। प्रूव्ड प्रूव्ड अबव, है ना, ये मैंने नीचे प्रूव किया है। अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब लिखोगे तो नीचे तो लिखोगे तो उसके ऊपर ही होगा, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने रेज किया है। तो एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल है, प्रूव्ड अबव। और सेम एज एंगल 3 जो है एंगल 7 के भी इक्वल हमने प्रूव किया है, ये भी क्या किया है, प्रूव किया है। तो दोनों ट्राइंगल के दो एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो भी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी सी के। ये क्या हो गया आपका सेकेंड पार्ट, क्या हो गया यहाँ पर प्रूफ हो गया है। ये पहला पार्ट था, है ना, और ये क्या है आपका सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इससे इजी मेथड से नहीं बताया जा सकता है ये क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा, दोबारा से रिपीट करिएगा। और देखिए ये वीडियो पहला तो लंबा होने वाला है क्योंकि आप कुछ लंबे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन है तो आपको कुछ तो टाइम लगेगा ही लगेगा, और मुझे एक्सप्लेन करना है तो डेफिनेटली इसमें टाइम लगना ही लगना है। ओके, इसका मैं बी पार्ट देखता हूँ, सेक्शन 26 का बी पार्ट। ओके, हाँ, सो इसका अगला पार्ट क्या है, बी पार्ट जो देखते हैं कैसा क्वेश्चन है यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूँ तो ए बी सी में पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी पर पी और क्यू पॉइंट दिए हुए हैं, ओके, रिस्पेक्टिवली, सच दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पे गिवन क्या है, पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल दिया हुआ है। प्रूव दैट द मीडियन ए डी, अब ए डी को मीडियन भी बोल दिया है। अच्छा, मीडियन क्या होता है, मीडियन वो लाइन होता है जो किसी एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है, एज वेल एज वो बेस लाइन को भी, मतलब बीसी को भी क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब है बीडी जो है वो डीसी के क्या है, इक्वल हमको दिया हुआ है। हमको प्रूव क्या करना है कि मीडियन एडी ड्रॉन फ्रॉम ए बी बाइसेक्ट बी सी, ए ऑन बी सी बाइसेक्ट पी क्यू, पी क्यू को बाइसेक्ट करता है, मतलब पी क्यू को प्रूव करना, मतलब पी आर को हमको आर क्यू के इक्वल प्रूव करना है। बाइसेक्ट मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में बांटना, तो पी आर और आर क्यू को हमको इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं। गिवन में पी क्यू जो है इज पैरेलल टू बी सी, पी क्यू जो है वो क्या है, पैरेलल है बी सी के, एंड ए डी इज अ मीडियन, एडी मीडियन है। इसका मतलब है बीडी जो है वो डीसी की क्या है, इक्वल गिवन है। मीडियन होने का मतलब ये है कि बीडी और डीसी क्या होगा, इक्वल होगा। हमको क्या करना है, टू प्रूफ, हमको प्रूफ करना है दैट पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू। पी आर जो है मतलब ए डी जो है वो पी क्यू को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, हमको ये प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूविंग में। देखिए यहाँ पे प्रूविंग में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। मैं पूरा ट्रायंगल लेता हूँ पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी आपको पता है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। पी क्यू जो है पैरेलल है क्या, बी सी के। अगर पी क्यू पैरेलल है बी सी के तो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है कि इसका छोटा सा पार्ट, सो पी आर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बी डी के। भाई अगर एक पूरा लाइन पी क्यू जो है वो अगर पूरा बी सी के पैरेलल है तो ये लाइन पी आर भी तो बी डी के पैरेलल होगा, बहुत डेफिनेटली होगा। अगर पैरेलल है तो इसके अकॉर्डिंग ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से, और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल के रूल से। इसका मतलब है ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। सो है, सो बाई करस्पॉन्डिंग एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के क्या है, इक्वल है। और एक काम करता हूँ मैं, मैंने यहाँ जो ट्रायंगल लिखा है ए बी सी, इसको मैं इरेज करके यहाँ पे एक चेंजमेंट कर लेता हूँ। मैं इन ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल ए बी डी पूरा ट्रायंगल ले लेता हूँ। कैसे, मैं देखो कौन कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने, यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। ए पी आर ये ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, और एक बड़ा ट्रायंगल। बड़ा ट्रायंगल मतलब ये पूरा ट्रायंगल,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा ट्रायंगल है इसको मैंने लिया है, ये पूरे ट्रायंगल को, इन दो ट्रायंगल को मैं यहाँ पर सिमिलर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। आपने देखा यहाँ पे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। छोटा ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को मैंने लिया है। सो बाई एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए पी आर जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए बी डी के। और जैसे ही ये छोटे छोटे ट्रायंगल, इसको मैं इरेज करता हूँ यहाँ पे, अब जैसे ही मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव किया, तो आपको पता है कि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब होगा कि AP के ये जो AP है इसके अपॉन में पूरा ये जो AB होगा, AP अपॉन में AB जो होगा वो इक्वल होगा AR अपॉन में RD के, AR अपॉन में RD के, और इक्वल होगा PR अपॉन में BD के, PR अपॉन में BD के। इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ओके, होप सबको समझ में आया होगा इतना। अगेन देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, अगेन अब मुझे आप बताइएगा कि अगर PR जो है वो BD के पैरेलल था तो क्या RQ जो है वो DC के पैरेलल नहीं होगा? भाई होगा, आधे आधे, मतलब अभी हमको ये तो नहीं पता है कि PR और RQ आधा आधा है, लेकिन पार्ट्स जो होंगे वो पैरेलल तो होंगे ना। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगेन RQ जो है वो पैरेलल होगा क्या, DC के। RQ जो होगा पैरेलल होगा DC के। तो इसको लिखने से पहले मैं अगेन ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन कौन सा, अगेन इन ट्रायंगल ARQ एंड ट्रायंगल ADC। जैसे मैंने अभी ये ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल लिया था, वैसे ही अब की मैं राइट साइड का छोटा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ। इस छोटे ट्रायंगल को और इस बड़े ट्रायंगल को मैं सिमिलर करने जा रहा हूँ। ओके, RQ इज पैरेलल टू DC। ओके, तो यहाँ पे मैं नेमिंग करता हूँ एंगल का, यहाँ पे 5, ये एंगल 6, ये एंगल 7 और ये एंगल 8। सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाई करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सो अब क्या हो जाएगा, बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ARQ जो आ गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADC के। ओके, और सिमिलर हो गया तो अगेन उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है AR अपॉन में AD जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा ओके, इसको इरेज करता हूँ, AQ अपॉन में AC के और इक्वल हो जाएगा RQ अपॉन में DC के। इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। ओके, अब मुझे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, इरेज करता हूँ मैं इसको यहाँ पे। ये सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ध्यान रखिएगा, यही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस कराएंगे आपको बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो देखिए हमने ये पार्ट देखेगा, यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करता हूँ मैं इधर से। AR जो है, AR अपॉन में RD जो है, मतलब ये जो है AR अपॉन में पूरा ये RD जो है ना, ये किसके इक्वल है, PR अपॉन में BD के। यहाँ पे RD नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे RD नहीं होगा, यहाँ पे AD होगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे पूरा साइड लेंगे ना, AR अपॉन में AD। ठीक है, AR अपॉन में AD जो होगा, AR अपॉन में AD जो है वो PR अपॉन में BD के इक्वल है। ओके, ये पार्ट देखिएगा। और यहाँ पर आप देखिएगा RQ अपॉन में, ठीक है ये पार्ट, और AR अपॉन, हाँ ठीक है ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट। अगर मैं बीच में से ये लाइन को हटा दूँ कुछ देर के लिए, यहाँ से ये लाइन को, तो आपको पता है कि AR अपॉन AD जो हो जाएगा वो RQ अपॉन में DC की क्या हो जाएगा, RQ अपॉन में DC क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में आपको पता है कि AR अपॉन में AD जो है वो PR अपॉन में क्या है, BD की क्या है, इक्वल है ना।
पी आर अपॉन में बी डी के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे पी आर अपॉन बी डी, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे मैं ए आर को मैं चाहूँ तो यहाँ इस लाइन से देखिएगा, ए आर अपॉन ए डी को मैं चाहूँ तो आर क्यू अपॉन में डी सी लिख सकता हूँ, हाँ इक्वल है ना। तो ए आर अपॉन ए डी को मैं आर क्यू अपॉन डी सी यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ। सो आर क्यू अपॉन में डी सी यहाँ मैंने रिप्लेस कर दिया और पी आर अपॉन बी डी एज इट इज़ है। अब आप देखो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ, बी डी जो है वो डी सी के क्या है, इक्वल है। हमने पहले ही बोला था कि मीडियन है, तो इसलिए बी डी जो है वो डी सी के क्या है, इक्वल है। तो मैं बी डी को या डी सी को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकता हूँ ना, मैं डी सी को मैं बी डी लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं डी सी को क्या लिख देता हूँ, बी डी लिखता हूँ। तो आर क्यू अपॉन में बी डी जो है वो पी आर अपॉन में बी डी की क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से बी डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो आर क्यू जो है वो पी आर के क्या हो गया, इक्वल। यहाँ पे पी आर होगा, ओके यहाँ पे पी आर होगा। और हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टफ भी है और ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस क्वेश्चन में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 18। ओके ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ दोनों नंबर को x और y। लेट द टू नंबर बी x एंड y। उसने कहा कि इनका सम, तो x और y का सम जो है वो 18 है। ये क्वेश्चन फर्स्ट आ गया। आगे कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/x और 1/y का जो सम है वो 9/40 के क्या है, इक्वल दिया हुआ है। चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस इंटू करके इसको डिनोमिनेटर इक्वल कर लेता हूँ। तो y का इंटू 1 में तो y और x का इंटू 1 में तो x अपॉन में x इंटू वाई एक्स वाई इक्वल टू 9/40। ओके अब यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, क्रॉस इंटू कर देते हैं सबसे पहले, या क्रॉस इंटू करते हैं या ना करते हैं। यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। y की वैल्यू 18 माइनस x। तो इस y की जगह पे पुटिंग y इज इक्वल टू 18 माइनस x, इसको मैं लेता हूँ सेकेंड इक्वेशन इन इक्वेशन 2। तो y की जगह पे मैं 18 माइनस x रखूँगा और प्लस x एज इट इज़ अपॉन में x एज इट इज़, y की जगह पे 18 माइनस x और इक्वल में 9/40। तो यहाँ पे x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके और अगर मैं यहाँ लिखूँ 18, तो x का इंटू करेंगे 18 में तो ये हो जाएगा 18x और x का इंटू x में x स्क्वायर इक्वल में 9/40। इस 9 से ये 18 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ करेंगे क्रॉस इंटू, तो जब क्रॉस इंटू करेंगे तो 18x माइनस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 40 दैट इज़ 80 के इक्वल हो जाएगा। ओके ट्रांसपोज करता हूँ मैं वैल्यू राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर जाकर प्लस हो गया, 18x उधर जाकर माइनस हो गया और प्लस 80 एज इट इज़ इक्वल 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे तो 10 प्लस 2 हमको क्या मिल गया, इसका फैक्टर मिल गया, सॉरी 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 ओके एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80। थोड़ा मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ इसको, x कॉमन है, x माइनस 10 बचेगा, माइनस 8 कॉमन है, x माइनस 10 बचेगा इक्वल में 0। दो ब्रैकेट में सेम आ गया, इसको एक बार लिख देते हैं। ओके अब मैं अगर इंडिविजुअल इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो x माइनस 10 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 10 हो गया। अगर मैं x माइनस 8 को 0 के इक्वल करता हूँ तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। ओके तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ तो y अगर मैं देखिए अगर x का वैल्यू 10 यहाँ पे मैं रखूँगा, x ये पे 10 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 18 माइनस 10 मतलब 8 आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज़ हैं यही वैल्यूज़ क्या है, हमारे आंसर है। मतलब x एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 8। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये x की वैल्यू है, लेकिन अगर आप रखोगे इसको इक्वेशन में, मैं रख देता हूँ, चलिए इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। ओके चलिए, सो पुटिंग x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x 10 है, 10 प्लस y इज इक्वल टू 18, तो y कितना आ जाएगा 18 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऐसे अगर आप x 8 लोगे तो y 10 आ जाएगा। तो ओवरऑल नंबर क्या होंगे, नंबर होंगे 8 और 10। तो ये दोनों नंबर क्या है, हमारे आंसर हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 6x square minus 5x plus 1 then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं अगर इसका फैक्टर करता हूँ, 6 1 जा 6, ओके 3 प्लस 2 फैक्टर है, यहाँ पे फैक्टर पॉसिबल है, तो ठीक है, प्लस 1। इसका फैक्टर क्या है, 3 प्लस 2 जो कि होता है 5 और 3 2 जा 6 होता है, तो हमको इंटू करने पर 6 चाहिए था और ऐड करने पर 5 चाहिए था, तो हमको फैक्टर यहाँ पे क्या मिल गया। चलिए, होप्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, क्योंकि ये सैम्पल पर सॉल्यूशन है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। ओके ओके, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो 2x बचा और -1 बचा, और -1 कॉमन लूँगा तो 2x -1 बचेगा। ओके ठीक है, सो एक ब्रैकेट में 2x -1 और एक ब्रैकेट में 3x -1। ओके देखिए, सो 2x -1 को अगर मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो x आ जाएगा 1/2, और पहला वैल्यू जो है वो अल्फा हो गया। ओके, अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ, 3x -1 को 0 के इक्वल करूँगा तो यहाँ से x आ जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा आपका बीटा। ओके, अब हमको एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ, मैं अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर निकाल लेता हूँ, मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और बीटा का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर मैं निकाल लेता हूँ, जो कि हो जाएगा 1/9। अब मैं पॉलिनोमियल फॉर्म करता हूँ। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो अल्फा है वो अल्फा स्क्वायर है और बीटा जो है बीटा स्क्वायर है, तो इसीलिए हम लोग अब की बार अल्फा और बीटा की जगह पे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रखेंगे की वैल्यू रखेंगे। तो ठीक है, रखते हैं। अल्फा स्क्वायर है 1/4 प्लस 1/9 इंटू एक्स प्लस 1/4 इंटू 1/9। ओके, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। डिनोमिनेटर अगर मैं इक्वल करूँगा यहाँ पर, तो 9 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36, तो 9 से इसमें इंटू किया और इसमें 4 से इंटू किया और अपॉन में 36, और यहाँ पर तो 1/36, 9 4 जा 36 आएगा ही आएगा। तो एक छोटा सा काम मैं कर देता हूँ यहाँ पर कि इसका भी डिनोमिनेटर मैं 36 कर लेता हूँ, क्योंकि वो करना ही पड़ेगा। अपॉन में 1 है तो 36 से इसमें इंटू किया, 36 से इसमें इंटू किया। अब ध्यान से देखिए, सब में 1/36 हो गया, उसको मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ हो गया 36x स्क्वायर माइनस 9 और 4 13x और प्लस 1। ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप, इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सो आपको प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू +-1। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। सो सबसे पहले तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है 1 है। ओके, तो एक काम करता हूँ मैं, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू द होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 स्क्वायर के। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करने जा रहा हूँ, तो a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल में 1 का स्क्वायर जो होगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। मैंने इसकी जगह लिख दिया 1, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अगर मैं इस 1 को राइट में ट्रांसपोज करूंगा तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं काट देता हूँ, ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ कट गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। सो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालता हूँ तो 0/2 बेसिकली 0 ही हो जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बनाकर रख लिया। हमको चाहिए क्या, हमको प्रूव करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जो है वो क्या है प्लस माइनस
1 के इक्वल है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको x के इक्वल मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगेन इसको मुझे जो प्रूव करना है उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखिए अगर मैं यहाँ पे x की जगह पर, इस x की जगह पर अगर मैंने x का वैल्यू +-1 ले आया तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हमको ओवरऑल क्या करना है, इस पे x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो चलिए ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ मैं यहाँ पे, cos थीटा माइनस sin थीटा टू द होल स्क्वायर और इक्वल में हो जाएगा x स्क्वायर के। तो ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूँ मैं यहाँ पे, a स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल में x का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ये वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू 1 हो गया। -2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों सेम ही होता है। इसका वैल्यू कितना है, 0 है, तो मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस 0। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब स्क्वायर हटेगा, क्या लग जाएगा उधर, अंडर रूट लग जाएगा। और रूट से जो वैल्यू बाहर आता है वो क्या आता है, प्लस माइनस में बाहर आता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +-1 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमको जो प्रूव करना था, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू +-1 के इक्वल, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अ मिनट हैंड of a wall clock is 18 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो क्लॉक का क्वेश्चन है। क्लॉक मतलब आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लॉक, और क्लॉक में क्या क्या होते हैं, यहाँ पे 12 होता है, ये होता है 1, ये होता है 2, इधर होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6, इधर ये हो जाएगा 7, 8, 9, 10 और 11। तो अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूंगा तो कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 होता है। अगर मैं ईच पार्ट की बात करूं यहाँ पे, अगर मैं ईच पार्ट की बात करूंगा यहाँ पे, तो ये और ये एक पार्ट, इस एक पार्ट के बीच में क्या एंगल बनेगा, कैसे निकालूंगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना बनेगा, टोटल कितना होता है, 360 होता है। टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। और कितने पार्ट होते हैं सर्कल में, वॉच में कितने पार्ट्स होते हैं, टोटल 12 पार्ट होते हैं ना। 12 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 5 मिनट में कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से कि ये हो गया एक और 30 डिग्री, 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 30 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री। तो कहाँ तक आपको बताना है, 35 मिनट। 35 मिनट मतलब अगर ध्यान से देखो तो मैं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इतने पार्ट, इस पार्ट का, इतने पार्ट का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, जो मैंने ब्लू किया है। इसका मतलब 12 से लेकर 7 के बीच में जितने भी एंगल बन रहे हैं सबका हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं एरिया फाइंड करूँ, सो एंगल फाइंड करूँगा, एंगल सबटेंडेड इन 35 मिनट अगर निकालूंगा तो 30 इंटू 7 करना पड़ेगा ना भाई। एक पार्ट देखिए यहाँ पे, ये 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, 30 30 60, 30 90, 30 आपका 180, 30 210, लाइक क्या मैं कह रहा हूँ, 30 60 90 120 150 180 और 210। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 210 डिग्री बनेगा। ठीक है, हमने एंगल निकाल लिया। अब देखिए मिनट हैंड का जो लेंथ दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस की तरह काम करेगा। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। हमको एरिया निकालना है ना, तो एरिया ऑफ, यहाँ पे मैं किसका फॉर्मूला लगाऊंगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाऊंगा, जो कि होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा कितना है, थीटा है 210, 360 एज इट इज, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 18 ओके, 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21 हो गया। ओके, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 12 जा हो गया। ओके, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा
18 और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए 11, तो बचा क्या 11 इंटू 3 इंटू 18, तो 11 इंटू 54 और इसको जब इंटू करेंगे तो आएगा 594 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द बेसिकली पार्ट विच इज सबटेंडेड बाय इन 30 मिनट्स बाय द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड ने जो इसको 35 मिनट में जो एंगल फॉर्म किया उसका ये एरिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। सो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल। ओके, इसके बाद यहाँ पे ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन इसके बाद बाकी है, काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, लंबा क्वेश्चन ही है। ठीक है, ओके। सो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ओके, ये क्या है, यहाँ पे ओ क्या है, एक सेंटर है, अच्छी बात है। सच दैट एंगल ए ओ बी, यहाँ पे एंगल ए ओ बी दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, इफ ओ ए इज इक्वल टू 14, ये है 14 सेंटीमीटर, रेडियस है ना। देन फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ध्यान से देखिए, माइनर सेगमेंट का एरिया चाहिए, ये थोड़ा सा टफ है। देखिए, आपको पता है कि ओ ए और ओ बी इक्वल है। अगर ओ ए और ओ बी इक्वल है तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया, अभी के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लेता हूं मैं भाई, दो साइड्स तो हमको कंफर्म पता है कि ये इक्वल है, तो इसका मतलब है उनके अपोजिट के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। हाँ भाई, ये क्या है, रेडियस है ना, ये है रेडियस। सो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। भाई इक्वल साइड्स के अपोजिट के एंगल क्या होते हैं, इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको एक्स एक्स मान लिया। सो एक्स प्लस 60 जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 180 के, क्योंकि सारे एंगल सम कितना होता है ट्रायंगल के, 180 डिग्री होता है। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये हो जाएगा 120। तो x कितना आ जाएगा 120/2 आ जाएगा 60 डिग्री। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ये एंगल भी 60 निकाल दिया, ये एंगल भी 60 निकाल दिया, सारे एंगल 60 आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ऑल एंगल आर इक्वल, सो ट्रायंगल ए ओ बी इज एन, कौन सा ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने इसको प्रूव कर दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब स्टार्ट करते हैं कैसे। देखो, सेगमेंट निकालना है हमको, सेगमेंट मतलब होता है ये पार्ट का हमको एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, ओ ए बी जो सेक्टर है उसका एरिया निकालेंगे। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, अभी मैंने लगाया था। सो एरिया, ये मैं यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म करता हूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है यहाँ पे 60 अपॉन 360 इंटू पाई है 22/7 इंटू आर है यहाँ पे कितना, आर दिया है 14, तो 14 इंटू 14। देखिए 0 0 कैंसिल, 6 6 36, 7 से 14 2 ज़ा, और यहाँ पे 2 3 ज़ा और 2 1 ज़ा। ओके, और यहाँ पे कुछ कटेगा नहीं इसलिए इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। तो 22 इंटू 14 तो 28, यहाँ पे 8 0 3, 308 अपॉन क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये एरिया ऑफ सेक्टर आया है। सेक्टर मतलब ये जो रीजन है ओ ए बी, ये पूरे पार्ट जो पिज़्ज़ा शेप होता है, पिज़्ज़ा शेप, इसे कहते हैं सेक्टर। तो इसका एरिया हमने निकाल लिया है। अब अगर मैं इस पूरे एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा ना। तो अब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल जा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, और ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्म लगाएंगे। क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 14 का स्क्वायर। तो ठीक है, इधर मैं लेफ्ट में इरेज कर देता हूँ। देखिए, सो हाँ ये, सो √3/4 एज इट इज़, और 14 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 14। एक काम करते हैं, इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूँ, 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा एंड 2 7 ज़ा, तो 7 7 ज़ा 49
3 आ गया हमको ट्रायंगल का एरिया। हमको चाहिए सेगमेंट का एरिया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया कितना आया था 308 अपॉन में 3 माइनस 49 अंडर रूट 3। ये आ गया आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, ये आंसर आ गया आपका, इस सेक्टर का एरिया आ गया, सॉरी सेगमेंट का एरिया आ गया। ओके, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो बेसिकली ये आपका पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन का रूल लगाएंगे। ओके, प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव बाय कंट्राडिक्शन रूल। ओके, सबसे पहले में आप क्या करेंगे, हमको अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे इसको रेशनल एज्यूम करेंगे। ओके, स्टार्ट करता हूँ मैं। लेट रूट 3 बी आ रेशनल नंबर। अगर ये रूट 3 रेशनल नंबर है तो मुझे बताइए रूट 3 को मैं p अपॉन क्यू के इक्वल लिख सकता हूँ ना, और जहाँ पर p और q क्या है, वेयर p एंड q आर क्या होगा, को प्राइम नंबर होंगे। अब को प्राइम नंबर क्या है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका एचसीएफ का होगा, क्या होगा, दोनों नंबर का एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और कोई नंबर में एचसीएफ नहीं आना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे कंट्राडिक्शन पे प्रूव करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, मैं q को क्रॉस में भेजता हूँ, तो अंडर रूट 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, p आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दो तरफ स्क्वायर करेंगे, रूट 3 क्यू का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको 3 को राइट में ट्रांसपोज करूँगा तो अपॉन में जाएगा ना, इसका मतलब ये पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। थोड़ा शॉर्ट में करूँगा मैं, लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा स्किप करूँगा। सो पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है p जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा ना। सो यहाँ पर लिखेंगे इट मीन्स दैट इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। हमने प्रूव कर दिया कि p का फैक्टर क्या है, 3 है। अब मुझे बताइए अगर p का फैक्टर 3 है, इसका मतलब है 3 इंटू समथिंग मैं लिख सकता हूँ ना, वेयर k इज, यहाँ पे k क्या है, k इज एनी नंबर। ठीक है, यहाँ पे k कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k टू द होल स्क्वायर, पी स्क्वायर एज इट इज़ 9k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू को के जगह मैं क्या लिखता हूँ, 3q स्क्वायर लिखता हूँ ना। देखिए यहाँ पे ये देखिए पी स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 3q स्क्वायर था ना, तो मैं इस पी स्क्वायर की जगह पे 3q स्क्वायर रख देता हूँ। ओके, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा 3 1 जा 3 3 जा, तो यहाँ आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। अब अगर मैं 3 को ट्रांसपोज करूँगा तो ये इस बार q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगेन q स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो q भी 3 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन 3 इज द फैक्टर ऑफ q ऑल्सो। बट हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि p और q तो को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब ये तो हमने जो माना था वो गलत प्रूव हो गया ना। सो ये जो हमने माना उसको गलत प्रूव कर दिया इस पूरे सॉल्यूशन ने। इसका मतलब है ये हमारे सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है, जो हमने माना था उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो दिस कंट्राडिक्ट that p and q are co-prime. Okay, so it is proved that under root 3 is an irrational number. ओके, सो सिंपल है। इसमें कंट्राडिक्शन आपको दिखाना है कि p और q पहले हम लोग मानेंगे रूट 3 को रेशनल मानेंगे,
हमको इरेशनल प्रूव करना है तो हम पहले रेशनल मानेंगे और इसका हम दिखाएंगे कि पी और क्यू को प्राइम है, और लास्ट में इनके हम फैक्टर्स को अदर देन 1 कोई और नंबर प्रूव करके दिखा देंगे, जिससे कि ये प्रूव हो जाएगा कि ये को प्राइम ही नहीं है। अगर ये को प्राइम नहीं है तो राइट साइड क्या है, रेशनल नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये इरेशनल होगा, जो कि हमारा जो कंट्राडिक्शन का रूल को फॉलो कर रहा है। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो होप सबको समझ में आया होगा। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए क्योंकि सॉल्यूशन हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये सेक्शन बी और डी जो है, बी और सी जो है, इसको करने के लिए एटलीस्ट आपको कम से कम 40-45 मिनट में आपको इसको कवर करना चाहिए। ओके, ट्राई करिए कि चीज़ों को फास्ट में सॉल्व करिए। देखिए बोर्ड में आपके पास वैसे भी बहुत कम टाइम रहेगा। ओके, और जो भी सॉल्यूशन है इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करिएगा, और इसके बाद मुझे आपको सेक्शन डी और ई, आपको 2 सेक्शन बचा है, उसको मुझे एक और वीडियो बनाना पड़ेगा और उसमें मैं इसको कवर करूँगा। ओके, सो चलिए, होप्स आपको समझ में आया होगा। बाकी सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।